एक और एपिसोड शुरू होता है और सीन में हमें लू दिखती है जो बहुत टेंशन में है। जैसे ही वतांग सही कार्ड उठाने वाला होता है, लू रोने लग जाती है और वतांग गड़बड़ाकर गलत कार्ड उठा लेता है। इसके बाद शिन की बारी आती है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अपनी माइंड रीडिंग पावर से वो ये गेम बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन वतांग पहले से जानता था कि शिन दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो उसे समझाने लगता है कि इंसानों के पास 3 लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। पहला कॉन्शियस, यानी जो हम सोचते और बोलते हैं। दूसरा सेमी कॉन्शियस, यानी जो हम महसूस करते या समझते हैं। और तीसरा सबकॉन्शियस, यानी हमारी आदतें और नेचुरल रिएक्शन। वो तांग कहता है, चलो देखते हैं तुम दिमाग कितना गहराई से पढ़ सकते हो। ये सुनकर सब थोड़े हिल जाते हैं। फिर वो तांग कहता है, आगे बढ़ो और कार्ड ड्रॉ करो। अगर मेरी बात सही है तो तुम हार जाओगे। जैसे ही शिन उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, वो तांग एक साथ इतनी सारी चीजें सोचने लगता है कि शिन का सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहीं नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद वतांग बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम सिर्फ वही थॉट्स पढ़ सकते हो जो वर्ड्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और मेरी इंटरनल मोनोलॉग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी तरफ साकामोटो बहुत तेजी से कार्ड उठाता है और उतनी ही तेजी से वापस भी रख देता है, क्योंकि वो कार्ड जोकर का निकलता है। साकामोटो की स्पीड देखकर लू हैरान रह जाती है, लेकिन वतांग पीछे से सब नोटिस कर रहा होता है। गेम चलती रहती है और आखिर में 5वां राउंड शुरू होता है। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं, वतांग और साकामोटो। जैसे ही वतांग साकामोटो से कार्ड लेने लगता है, साकामोटो फटाफट कार्ड स्विच कर देता है और जोकर वाला कार्ड वतांग के पास चला जाता है। तभी वतांग के पीछे खड़ा एक असैसिन बोलता है, मास्टर अब बहुत हुआ, चलो इन्हें गोली मार देते हैं और यहीं खत्म कर देते हैं। वतांग मना कर देता है और कहता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन असैसिन फिर बोलता है कि अगर आप गेम हार गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। ये सुनकर वतांग दोबारा कहता है, पीछे हटो। बाकी असैसिन गुस्से में आ जाते हैं और गन पॉइंट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम जापान तक आए हैं और यहाँ इस बेकार से सेटअप में फंसे हुए हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी वतांग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी गन्स छेड़ दी हैं, जब तुम फायर करोगे तो वो फट जाएंगी। डर के मारे सारे असैसिन अपनी गन्स फेंक देते हैं। इसके बाद साकामोटो फटाफट एक असैसिन की गर्दन मोड़ देता है और दूसरे को नॉकआउट कर देता है। लू भी एक असैसिन को हरा देती है। बाकी बचे असैसिन मिलकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन साकामोटो एक स्टिक उठाता है और उन सबको गेंद की तरह उड़ा देता है। इसके बाद एक असैसिन डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वतांग उसे पकड़ लेता है और गोली मारता है। हालांकि उसे मारता नहीं बल्कि छोड़ देता है। अगले दिन का सीन आता है। वतांग उनकी दुकान पर बैठा होता है और सब बाउंटी की बातों को हल्के में ले रहे होते हैं। ये देखकर वतांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। शिन बोलता है, तुम बोलते रहो, हम काम करते हुए सुन लेंगे। इस पर वतांग और चिढ़ जाता है। वो साकामोटो के पास आकर पूछता है कि क्या आपने उस असैसिन के बारे में सुना है जिसे स्लर कहा जाता है। वो हमेशा क्राइम सीन पर एक्स का निशान छोड़ जाता है, इसलिए लोग उसे स्लर बुलाते हैं। साकामोटो कहता है, ओ, तो तुम्हारा मतलब है असैसिन किलर से। वो तांग कहता है, हाँ वही। शिन कहता है कि ये सब तो हमें पहले से पता है। और लू पूछती है कि लेकिन स्लर कौन है और कहाँ है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है। वतांग जवाब देता है कि अफसोस कोई भी स्लर की पर्सनल डिटेल्स नहीं जानता। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि इसने तो हमारा टाइम खराब कर दिया। तभी वतांग चिल्लाकर कहता है, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। फिर वो बताता है कि स्लर के बारे में बहुत मिस्ट्री है, लेकिन कुछ दिन पहले उसने एक क्लू पाया था। साउथ ईस्ट एशिया की एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में 4 कैदियों को मार दिया गया था, जिनको डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी। उनके चेहरों को जला दिया गया था और दीवार पर खून से एक एक्स का निशान बना हुआ था। शिन सुनकर पूछता है कि अगर वो प्रिजनर सच में मारे गए थे तो फिर जेल के अंदर ही क्यों मारे गए। इस पर वतांग कहता है, मेरे पास एक कांटेक्ट है जो लाशों का काम देखता है। हाल ही में जापान में कुछ अजीब अजीब लाशें मिली हैं। किसी की बॉडी में बहुत सारे होल्स थे, किसी का पूरा फ्लैश हटा दिया गया था, किसी की हड्डियां तोड़ दी गई थीं और किसी को गोल बॉल बनाकर कुचल दिया गया था। शिन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, इन सब का कनेक्शन क्या है। वतांग जवाब देता है, ये सब बिल्कुल उसी स्टाइल में किए गए थे जैसे उन 4 डेथ पेनल्टी प्रिजनर्स का तरीका था। इससे साफ पता चलता है कि उन कैदियों ने अपनी मौत फेंक की, जेल से भाग निकले और अब जापान में घूम रहे हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर सीन बदलता है और कैमरा शिंजुको टोक्यो पर जाता है। वहीं वो 4 प्रिजनर्स दिखते हैं जिनकी बात अभी हुई थी। लोगों को देखकर सबको लगता है कि शायद ये फॉरेनर्स हैं, कोई एथलीट्स होंगे या मार्शल आर्टिस्ट्स। तभी एक प्रिजनर कहता है, क्या हम सब पर ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। दूसरा गुस्से में बोलता है, यार मैंने साफ बोला था नो पिकल्स, लेकिन बर्गर में पिकल्स डालें। तीसरा बड़बड़ाता है कि जापानीज बर्गर इतने छोटे क्यों होते हैं। चौथा बस हंस रहा होता है।
इसके बाद उनके नाम बताए जाते हैं। लड़की का नाम है डंप, जिसने 180 लोगों को मारा है। दूसरा है 100, उसने 64 लोगों को मारा है। तीसरा है अपार्ट, उसने 206 लोगों को मारा है। और चौथा है मिनिमलिस्ट, उसने 370 लोगों को मार डाला है। डंप सबको देखकर पूछती है, आखिर हमें यहाँ क्या करना है? सौ कहता है, बस पेशेंस रखो और इंतजार करो, तुम चाहो तो कुछ पढ़ लो। फिर वो अपार्ट को देखता है और पूछता है, तू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? अपार्ट गुस्से में बोलता है, मुझे पिकल पसंद नहीं, मैंने बोला था नो पिकल्स, फिर भी डाल दिए। डंप को अपार्ट बहुत अनोइंग लगने लगता है। तभी मिनिमलिस्ट उसका बर्गर पकड़कर दबा देता है, उसे गोली जितना छोटा कर देता है और खा जाता है। ये देखकर अपार्ट रोने लगता है। सौ हंस के बोलता है, तू बहुत फनी है, मेरे फ्राइज ले ले। लेकिन अपार्ट कहता है, नहीं चाहिए, पता नहीं इनमें क्या मिला हो। अचानक सीन ब्लैकआउट होता है और पीछे से आवाज आती है। ये कशीमा की आवाज होती है। वो अंदर आते हुए कहता है, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, अब काम की बात करते हैं। फिर वो उन्हें एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस लिस्ट के सभी टारगेट्स को मारना है। डंप पूछती है, ये लोग हैं कौन? कशीमा कहता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है। मिनिमलिस्ट बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, जब तक मैं वो कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है। अपार्ट घबराकर कहता है, ये लोग बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, शायद ये मुझे काट कर मार डालेंगे। सौ मजाक करते हुए बोलता है, मैंने सुना है जापानी लोग बहुत सीरियस होते हैं। लेकिन जब वो साकामोटो की फोटो देखता है तो कहता है, सच में? ये मोटा तुम्हारे लिए खतरा है? कशीमा उन्हें सीरियस होकर कहता है कि ये मजाक नहीं है, अगर तुम इन्हें हल्के में लोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। ये सुनकर चारों प्रिजनर्स का मूड बदल जाता है और सब सीरियस हो जाते हैं। मिनिमलिस्ट कहता है, तो तुम सच में मानते हो कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो वो मोटा और उसके दोस्त हमें मार सकते हैं? फिर वो टेबल को दबाकर बॉल बना देता है और जाते जाते बोलता है, हम इन्हें मार देंगे महीने खत्म होने से पहले। उसके बाद तुम हमें अगली लिस्ट देना, नहीं तो हम जापान में ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे। कशीमा उनके जाते ही कहता है, ये जीने के लिए नहीं मारते, बल्कि मारने के लिए जीते हैं। ये सब मास्टर का डिसीजन है। मैं बैटल हार गया हूँ, अब मुझे सिर्फ भरोसा करना है और देखना है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। वतांग कहता है कि मुझे नहीं पता आगे कौन सा खतरा छिपा है, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, मैं लू को घर ले जाना चाहता हूँ और तुम तीनों को तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन साकामोटो उसकी एक भी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। वो शिन से कहता है कि अगर हम उन चारों से कांटेक्ट कर लें तो हमें स्लर्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है। शिन कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके जेएए से कांटेक्ट करना होगा। वतांग गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, मेरी बात सुनते ही नहीं। वो लोग बहुत डेंजरस हैं, असैसिन्स या ट्राइड से भी अलग लेवल के हैं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम किस खतरे में हो। साकामोटो शांति से कहता है, अगर वो इतने खतरनाक हैं तो और भी ज्यादा वजह है कि हम उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।